ठीक है। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक की अगर हम बात करें तो बेसिक की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काफ़ी सीरीज देखते हैं। जैसे हम लोगों ने एक सीरीज यहाँ पर देखी, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारे पास ये सीरीज आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने देखा कि 2 में से अगर 1 को माइनस करें 1 बचेगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 और 7 में 6 को माइनस करेंगे तो 1। मतलब क्या है कि किसी भी कंडीशन पर इसका कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है। मतलब अगर हम देखें कि डिफरेंस जो हमारा है इस सीक्वेंस में वो हमेशा तुम्हें 1 मिल रहा है। ये एक ऐसी सीरीज है हर जगह का डिफरेंस 1 मिल रहा है। मतलब आगे वाले टर्म में से अगर हम पीछे वाले टर्म को माइनस करें तो रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है हर जगह। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कोई और एक एग्जांपल अगर हम तुम्हें दे दें, जैसे हमने देखा मेरे पास है 2, 4, 6, 8, 10, ये हमने देखा। तो तुमने यहां पर दिया 4 में से 2 को माइनस किया 2, 6 में से 4 को माइनस करोगे 2 और 8 में 6 जाएगा 2 और 10 में से 8 जाएगा 2। मतलब हर जगह का कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। तो ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस हर एक पॉइंट का सेम होना चाहिए। हर एक पॉइंट से मतलब है कि अगर हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करें किसी भी जगह के तो रिजल्ट हमें 1 मिलना चाहिए। तो ऐसी सीरीज को हम लोग एपी बोलते हैं। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लॉजिक यही है कि हर जगह का एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है। मतलब हम आगे वाले टर्म के बारे में समझ सकते हैं तो उस सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं। जैसे आगे वाले टर्म का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहां पर ये बोला 2, 4, 6, 8, 10। अब हम तुमसे ये बोलें कि भाई यही सीरीज, यही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तुम 2 टर्म हमें और बता दो। तो तुमने कहा कि सर अगर ये 10 है तो अगर यही सीरीज अगर हम फॉलो करेंगे तो आगे वाला टर्म यहाँ 12 हो जाएगा और आगे वाला टर्म यहाँ पर 14 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का भी डिफरेंस हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर हर जगह का डिफरेंस 2 मिलेगा हमें तो वो सीरीज हमारा, वो सीक्वेंस हमारा क्या होगा, एपी होगा। बताओ भाई यहां तक किसी कोई डाउट है? इसके बेसिक कंसेप्ट केवल समझना, अभी क्लियर है ना? अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि हर जगह का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो तुम्हारे पास सीरीज तो काफी होती है। जैसे तुम्हारे पास कोई ऐसी सीरीज आ गई, सीरीज जैसे 1, 3, 8, 9, इस तरह सीरीज आ गई तुम्हारे पास 12। तो तुमने देखा कि क्या ये सीरीज हमारी एपी में है या नहीं है। तो एपी का मतलब है कि हर जगह का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो तुमने देखा कि 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 3 को माइनस करोगे 5 बचेगा, 9 में से 8 को माइनस करोगे 1 बचेगा, 10 में से 9 को माइनस करोगे 1 बचेगा और यहां बचेगा 2। तुमने देखा कि इसमें जो डिफरेंस है वो सभी डिफरेंस तुम्हारे नॉट इक्वल है। मतलब कोई भी डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं है। तो तुम यहां पर ये लिख दोगे, सो दिस series does not belongs in AP। ठीक है। मतलब ऐसी सीरीज हमारी एपी में बिलोंग नहीं करेगी। मतलब क्या है, एपी का एक्चुअल मतलब समझ में आ गया? एपी का मतलब ये समझ में आ गया कि हर जगह का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखो सेम डिफरेंस से हमें क्या समझ में आता है कि अगर डिफरेंस तुम्हारा सेम होना चाहिए तो लॉजिक क्या है भाई? लॉजिक को पहले समझो। हमने देखा यहां पर जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है एपी का? एपी का जनरल फॉर्मूला हो सकता है, पहला टर्म ए मान लो, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस के डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ठीक है। इसी तरह डस करके। ठीक है। अब ये देखो ये एपी का जनरल फॉर्मूला क्यों है और कैसे है, तो बोर्ड पर सभी ध्यान दो। मतलब लॉजिक तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले से ही समझ में आने वाला है। तुमने देखा कि एपी का मतलब यही होता है कि हर जगह का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए।
तो मतलब a प्लस डी में से तुम a को माइनस करो, a प्लस डी माइनस a, रिजल्ट तुम्हारे पास मिल गया d, यानी कि a प्लस 2d माइनस a माइनस का d, रिजल्ट इज d। देखो a प्लस के 3d माइनस के a माइनस के 2d, रिजल्ट इज d। मतलब हर जगह का कॉमन डिफरेंस तुम्हें क्या मिल रहा है यहां पर, d। मतलब अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तब भी d, इस थर्ड में से सेकंड माइनस करो तब भी d, और फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो तब भी d। मतलब हर जगह का कॉमन डिफरेंस d आ रहा है। और मैंने तुमसे बोला था अगर कॉमन डिफरेंस हमारा अगर सेम है तो वो सीरीज हमारी कौन सी होती है, AP। तो ये फॉर्मूला हमारा AP का जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जिसमें ये फॉर्मूला हमारा AP का हो गया है, जिसमें A जो हमारा है वो फर्स्ट टर्म है, अभी हम समझाएंगे फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, और D तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, D तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस D, लिख दो एक बार पूरा, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, और D का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। समझना भाई इसको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो गया, क्लियर है इतना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो गया। अब देखना ये तो तुमने कर लिया यहां से भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तुमने लिख दिया। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की कंडीशन भी होती है, अब हमेशा यही मत सोचना कि ये सेकंड और ये फर्स्ट है। अगर हम इन दो टर्म की बात अगर करें तो ये सेकंड और ये फर्स्ट, अगर हम इन दो टर्म की बात करें तो ये सेकंड और ये फर्स्ट। समझ पा रहे हो ना कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए मतलब हर जगह ए चल रहा है, ए चल रहा है हर जगह, मतलब अगर मैं यहां से अगर ये देखूं डेड डैश करके, यहां पर भी ए आएगा या नहीं आएगा, लास्ट में आ गया। अब तुमने देखा यहां पर 1 चल रहा है, यहां पर 2 चल रहा है, यहां पर 3 चल रहा है, तो डेड डैश करके यहां पर एन आ जाएगा, ए प्लस के एन डी। और बल्कि एन क्यों, एन तो भाई क्यों, क्योंकि ए पहला जो टर्म है तुम्हारा फर्स्ट टर्म जो है ना, ये ए, इसके साथ तो डी चल ही नहीं रहा है, तो भाई इसको तो तुम्हें माइनस भी तो करना पड़ेगा, एक टर्म तो यहां पर कम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। मतलब एन टर्म तक तो चलना ही चलना है, बट एन में से भी एक टर्म पहले था जिसके पास डी नहीं था, तो इसका मतलब एन में से 1 को माइनस कर दोगे या नहीं कर दोगे, तो इसका मतलब तुम्हारे पास लास्ट वाला यानी कि nth टर्म तुम्हारे पास हो गया a प्लस एन माइनस डी। तो a प्लस एन माइनस डी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। और ये तुम्हारा nth टर्म होता है, nth टर्म बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग से, शुरुआत से nth टर्म का फॉर्मूला तुम्हारा होता है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। नोट करो इसको, हम लोगों ने अभी nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था बिगिनिंग से, ठीक है। अब हम लोग बेसिक फॉर्मूले की अगर हम बात करें, समझना बेसिक फॉर्मूले, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि nth टर्म कैसे हमें मिलता है, और nth टर्म का मतलब हमने तुम्हें बता दिया था, nth टर्म किसी भी सीरीज का वो टर्म होता है जिससे हम उस सीरीज के नंबर ऑफ टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है ना। तो हम लोगों ने अभी nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था बिगनिंग से, तो nth टर्म का फॉर्मूला बिगनिंग से पढ़ा था। कुछ बेसिक फॉर्मूले पर पहले नजर डालते हैं। बेसिक फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है nth टर्म। nth टर्म को तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और ये है बिगिनिंग से, मतलब शुरुआत से है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर तुमसे बोला जा रहा है कि nth टर्म निकालो, तो तुम हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे यूज करेंगे तो जब क्वेश्चन करवाएंगे तब अच्छे समझ में आएगा। अब दूसरा फॉर्मूला है nth टर्म का, l माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और ये फॉर्मूला है फ्रॉम एंड। मतलब तुमसे अगर ये बोला जा रहा है कि लास्ट से 10th वाला टर्म निकालो, लास्ट से, तो इसका मतलब हम लास्ट वाला टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे, एल वाला। अभी लॉजिक इनके बारे में, सबके बारे में हम बता देंगे, एल क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, सबके बारे में समझाएंगे। पहले कुछ फॉर्मूले हैं, पहले उन पर फोकस कर लो। एस एन, सम का फॉर्मूला, एस एन का मतलब होता है सम, सम ऑफ nth टर्म,
सम ऑफ nth टर्म। तो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। और ये फॉर्मूला है तुम्हारा बिगनिंग से, बिगनिंग, ठीक है ना। अगर हम नंबर ऑफ टर्म का अगर हम सम करें तो सम का फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूले वो हैं जो तुम्हें तैयार करने हैं, इनका हम लोग पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। और एक सम का फॉर्मूला होता है सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, और ये फॉर्मूला होता है फ्रॉम एंड, मतलब लास्ट से। जैसे तुम्हें कोई सीरीज दे दी जाए और तुमसे बोला जाए शुरुआत के 10 टर्म का सम निकालो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बोला जाए लास्ट से 10 टर्म का सम निकालो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। पहले मतलब समझ लो बिगनिंग और एंड का मतलब क्या होता है। ये 4 फॉर्मूले मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो कि तुम्हें तैयार करने हैं। ठीक है, अब इसमें तुम्हें यह पता होना चाहिए वेयर ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और l इज इक्वल टू लास्ट टर्म। l तुम्हारा है लास्ट टर्म, किसी भी सीरीज का अगर लास्ट टर्म है तो n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अब देखो यहां से, अगर किसी भी सीरीज में n की वैल्यू, किसी भी सीरीज में अगर n की वैल्यू रेशनल आ जाए, n की वैल्यू रेशनल आ जाए, तो इतना ध्यान रखना, तो वो हमारी एपी नहीं होगी, तो वो हमारी एपी नहीं होगी। मतलब समझ पा रहे हो, हम जब n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहां तक कि 0 भी पॉसिबल नहीं है। अगर भाई 0 n बराबर 0 हो जाएगा तो उस एपी में एक टर्म भी नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें एक एपी दे दूं 1 2 3 4, मैंने ये एपी दे दी तुम्हें। अब हमने तुमसे बोला कि भाई ये बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो शुरुआत में एपी का सबसे पहला टर्म ही फर्स्ट टर्म होता है। मतलब पहले टर्म यानी ए की वैल्यू हो गई 1, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1। अब कॉमन डिफरेंस की बात करें डी, तो डी का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 2 में से 1 को माइनस करोगे तो यही तो कॉमन डिफरेंस होता है। हम लोगों ने शुरुआत में केवल कॉमन डिफरेंस के बारे में ही सीखा था। मतलब 2 में से 1 को माइनस करोगे तो डी इक्वल 1 आ गया, कॉमन डिफरेंस इसका 1 हो गया। अब हम बात करें लास्ट टर्म, तो सबसे लास्ट वाला कौन सा टर्म है 4, तो मतलब L की वैल्यू हो गई 4। अब उसके बाद हम बात करें n, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, उस एपी में कितने टर्म हैं। तो तुमने गिना 1 2 3 4, कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। तो 4 टर्म हो गए, तो n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगी। और कहीं पर भी अगर n की वैल्यू रेशनल आ गई, जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि किसी एपी में 1/2 या 5/2 टर्म है, तो तुम लिख दोगे अगर किसी एपी में 5/2 टर्म है तो इसका मतलब ये तुम्हारी एपी ही नहीं है, ये एपी नहीं है। फिर n की वैल्यू इज ऑलवेज एन नेचुरल नंबर, n की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक नेचुरल नंबर आएगी। ये चीज समझ पा रहे हो सभी? बता भाई, यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। हम लोगों ने अभी ये सीखा था कि nth टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने ये भी तुम्हें बता दिया था लास्ट टर्म क्या होता है और n की क्या वैल्यू होती है। मतलब n की वैल्यू अगर रेशनल है तो इसका मतलब वो एपी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है इतना? अब अभी तक हम लोगों ने बात की थी लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते L से, और लास्ट टर्म हमेशा nth टर्म के इक्वल होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मतलब लास्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द nth टर्म। लास्ट टर्म हमेशा किसके इक्वल होता है, nth टर्म के इक्वल होता है। ये चीज समझ पा रहे हो सभी? बताओ यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? एपी का पूरा लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दिया। एपी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होता है ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? अब तुम एक चीज देखो, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है उस पर ध्यान दो, नोट पर। पहला पॉइंट ये है कि अगर हमें an बराबर दे दिया जाए a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है, अगर हमें मान लो an दे दिया जाए a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो AP जो है
AP के टर्म निकल आएंगे A1, A2, A3, A4 डेट करके AN। मतलब क्या है यहाँ पर, अगर तुम्हारे पास nth टर्म दिया जाए तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते चले जाओ, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, ये टर्म सब मिलते चले जाएंगे। मतलब ये इसमें वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो तुम्हें मिलेगा वो एक AP होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? मतलब अगर तुम्हें nth टर्म दिया जा रहा है और उसमें तुम वैल्यू को पुट करो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो एक AP होगी। समझो क्या? अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, हमें पता है। जैसे मैंने यहां पर ये मान लिया AN इज इक्वल टू 2n माइनस के 1 मान लिया, ठीक है, ये हमारे पास nth टर्म है। तो तुमने यहां पर एक बार n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 यानी कि ये आ गया 1। एक बार n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 यानी कि 3। एक बार n की वैल्यू 3 पुट करो तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 यानी कि 5। एक बार n की वैल्यू 4 पुट करो तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 यानी कि 7 डेट करके। तो तुमने देखा कि जो सीक्वेंस निकल का आया वो पहला है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7 डेट करके। अब हमने बोला जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा ना वो तुम्हारा AP में होगा। तो देख लो 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यानी कि अगर तुम्हें nth टर्म दे दिया जाए तो उसमें तुम 1 2 3 वैल्यू पुट करते चले जाओ तो रिजल्टिंग सीक्वेंस तुम्हें AP में मिलेगा। ये चीज समझ रहे हो? मतलब अब इसका मतलब समझ में आ गया या बताओ अब भी कोई डाउट है? क्लियर है ना? इतना हम लोगों ने ये सीक्वेंस समझ लिया। मतलब ये है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारा AP में होगा अगर तुम्हें nth टर्म दे दिया जाए। तो ये तो सीक्वेंस था nth टर्म का। लेकिन अगर हम बात करें कि ये भाई nth टर्म था, अब अगर तुम्हें सम दिया जाए, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का मतलब है अगर Sn बराबर दे दिया जाए तुम्हें, मान लो कोई भी सीक्वेंस हो, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, मतलब ये मान लो Sn का कोई भी एक सीक्वेंस दे दिया गया, ठीक है। अब इसमें जब तुम AP निकालोगे, AP जब फाइंड आउट करोगे तो ध्यान रखना A1 हमेशा S1 के इक्वल होता है। A1 हमेशा किसके इक्वल होता है? S1 के। क्योंकि भाई अब तुम यहां पर वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे तो तुम्हें S1 मिलेगा, S2 मिलेगा, S3 मिलेगा। तो A1 हमेशा S1 के इक्वल होता है और A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। क्लियर है? अभी लॉजिक हम समझाएंगे तुम्हें। तो A1 बराबर S1 हो गया। अब तुम अगर यहां से A2 निकालोगे तो A2 का मतलब होता है S2 माइनस S1। A3 निकालोगे तो ये होता है S3 माइनस के S2 डेट करके। मतलब ये करोगे तब तुम्हें AP मिलेगी, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है भाई? मैंने तुम्हें ये जो समझा दिया इसका क्या मतलब है, तो इसका रीजन अभी हम लोग समझेंगे, पहले इसको नोट करो। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि सम का फॉर्मूला, यानी कि अगर तुम्हें Sn अगर दिया जाए, Sn अगर तुम्हारे पास गिवन है, समझना, Sn अगर तुम्हें दिया जाए तो AP का तुमने फॉर्मूला लिखा था A1 इज इक्वल टू S1 और A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 एंड डेट डैश। क्लियर है भाई? बोलो मत, पहले ध्यान से समझो इसको। AP बराबर ये हमें दिया गया। अब तुम देखो Sn का मतलब क्या है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको एक्सप्लेन अगर करें हम, तो Sn इज इक्वल टू, मैंने मान लिया n स्क्वायर, Sn बराबर n स्क्वायर तुम्हें दिया गया। तो तुमने एक बार ऐसी की वैल्यू n की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर होता है 1। एक बार वैल्यू रखो 2 इसकी, 2 का स्क्वायर हो गया 4। एक बार वैल्यू 3 रखो इसकी तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। एक बार वैल्यू 4 रखो इसकी तो भाई 4 का स्क्वायर हो गया 16। मतलब इसी तरह से रखते चले जाओ, इसी तरह रखते चले जाओ। अब AP की अगर हम बात करें तो AP इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू S1 था और A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 था और A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S1, S3 माइनस के S2, यहां पर ये S2 है, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू, अब देखो S1 कितना दिया गया तुम्हें? 1। S1 तुम्हारे पास 1 है और ये S2 माइनस S1 4 माइनस के 3, उसके बाद 9 माइनस के 4, उसके बाद 16 माइनस के 9। तो डेट डस करके देखना अब, तो ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू
1,3,5,7। तो देखो भाई कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 2 और कॉमन डिफरेंस, अब हर जगह का कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब प्रत्येक पॉइंट का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि अब ये सीक्वेंस हमारा एपी में हो गया। क्लियर है इतना? यानी कि अभी हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब तुम्हारे पास S1, S2, S3 और S4, S3, S1 तुम्हारे पास 1 था, S2 तुम्हारे पास 4 है, S3 9 है और ये 16 है। तो अब तुम देखो यहां से, तुम इसको एपी नहीं बोल सकते हो, इसको हम एपी नहीं बोल सकते। एपी हम इसको क्यों नहीं बोल सकते हैं? 4 में से 1 को माइनस करोगे 3 बचेगा, 9 में से 4 को माइनस करोगे 5 बचेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं। जब ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस हमारा एपी में नहीं है। तभी हमने बोला कि अगर तुम्हें सम ऑफ nth टर्म अगर दिया जाए, सम ऑफ अगर nth टर्म तुम्हें गिवन है, तो एपी किसके इक्वल होता है? A1 इज इक्वल टू S1, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 एंड A3 इज इक्वल टू S3 माइनस, वैल्यू पुट करो, एपी निकल आएगी। ठीक है, नोट करो इसको।